कैसे आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि आपने केमिकल काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा होगा। और आई होप कि जो डाउट्स आपके हैं वो सारे दूर हो गए होंगे, क्वेश्चंस भी आपके अब आसानी से सोल्व हुए होंगे केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो सभी टॉपिक्स हमने उससे रिलेटेड जो किए थे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा उन टॉपिक्स को क्लियर करने में, टॉपिक क्वेश्चन को क्लियर करने में। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी आपका, और फिजिकल केमिस्ट्री का वो एक लास्ट चैप्टर है 12th के लिए। जो पहला चैप्टर आपका था फिजिकल केमिस्ट्री का वो सॉलिड स्टेट था, वो हमने पढ़ लिया। सेकंड सॉल्यूशन था वो हमने पढ़ लिया। थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था वो हमने पढ़ लिया। फोर्थ हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया। तो अब हमारे पास जो चैप्टर बचता है वो बचता है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री, तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों ही बातें हैं, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आपके लिए आता नहीं है, थ्योरिकल पोर्शन ही ज्यादा आता है इसके अंदर आपका। तो ज्यादा कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ती है, सिर्फ कंसेप्ट को ही समझना होता है आसानी से। और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन जाता है। कुछ ज्यादा इसमें टॉपिक्स भी नहीं है, ज्यादा कोई लंबे टॉपिक है, बहुत छोटे 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 टॉपिक है इसके अंदर। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर कहीं होगा तो होगा, बट मोस्टली बहुत कम आते हैं न्यूमेरिकल वहां से। दूसरी बात ये कि इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, या वो आपके बोर्ड एग्जाम हो। तो हर तरह से ये क्वेश्चन चैप्टर जो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो आई होप कि आज से हम इस चैप्टर को जो स्टार्ट कर रहे हैं आप इसको ध्यान देकर अच्छे से पढ़ोगे। और अगर कोई डाउट्स आपके होंगे तो वो आप डाउट्स मुझसे पूछोगे भी अगर आपको आएंगे तो। ठीक है, तो डाउट्स देने के लिए आपके पास बहुत से सोर्सेज मैंने आपको दिए हुए हैं। मेरा फेसबुक पेज कैम वेदा, वहां आप जाके डाउट्स दे सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शेयर किया हुआ, वहां जाके आप डाउट पुट कर सकते हो अपने। इसके अलावा कमेंट्स में तो आप डाल ही सकते हो डाउट्स। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं डाउट डालने के लिए अगर आप चाहें तो। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है कैम वेदा का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो साथ के साथ वीडियो से रिलेटेड मिल सकती है। ओके, तो चलिए फिर आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। आपकी बुक्स के अंदर वो चैप्टर नंबर 5 है भाई, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। चलिए जी, तो मैं सरफेस केमिस्ट्री को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक्चुअली में सरफेस केमिस्ट्री हमें क्या सिखाना चाहती है और हम क्या सरफेस केमिस्ट्री में सीख रहे हैं। आप सभी ने छोटी क्लासेस के अंदर 7th 8th या 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का कंसेप्ट, जिसमें क्या होता है कि जिसमें लिक्विड के वेपर्स बनते हैं अपने आप स्पॉन्टेनियसली, जो है लिक्विड के वेपर बनते हैं। और वो वेपर्स कहां से बनते हैं? वेपर बनते हैं आपके सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से। हम पढ़ते भी थे, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। 11th के अंदर भी वो डिस्कस हमने किया था इसके बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो वहां पर अब अगर ध्यान से देखें तो वहां पर ये हो रहा है कि जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो कहां से बन रहे हैं? वो आपके बन रहे हैं सरफेस से। इसका मतलब सरफेस के पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है वो उसके बल्क के पार्टिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब, और देखिए इवेपोरेशन अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। इसका मतलब कि अलग अलग लिक्विड का सरफेस के पार्टिकल की बिहेवियर अलग अलग है। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का बिहेवियर उसके सरफेस के पार्टिकल से डिसाइड हो रहा है कि वो कैसा होगा, है ना। ये तो चलो मैंने एक जो चेंज बताया तो फिजिकल चेंज हो रहा है ना, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज ए फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज हो रही है। बट केमिकल जो चेंज हो सकते हैं किसी सरफेस के ऊपर, किसी सब्सटेंस के सरफेस पर जो केमिकल चेंज हो सकते हैं, वो केमिकल चेंजेस हमें इस चैप्टर में सीखने हैं, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल भी सीख सकते हैं और केमिकल, दोनों तरह के चेंजेस हम यहाँ देखेंगे इसके अंदर, कि फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, केमिकल चेंज कौन कौन से कैसे होते हैं, तो इसमें उससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट हमें सीखने हैं। ओके सॉरी, तो सरफेस केमिस्ट्री समझ लीजिए भाई कि सरफेस के पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के, गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू उसके बल्क के पार्टिकल्स के। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। मान लीजिए मेरे पास ये कोई लिक्विड है इस तरह से, तो मैं कह रहा हूं कि जो पार्टिकल्स आपके यहां सरफेस पे उसके प्रेजेंट होंगे, इन पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होगा वो इन पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग होगा।
इसका रीजन क्या है वो हम आगे समझेंगे। और इसी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, वो बाकी पार्टिकल से डिफरेंट होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या बिहेवियर कोई सब्सटेंस शो कर सकता है, वो सब हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है सबसे पहले तो वो आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, कि सरफेस केमिस्ट्री क्या हो सकता है। इट इज ए ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of nature of surface, nature of surfaces, ठीक है, and the phenomena that occurs at the surface, okay, or interfaces is called surface chemistry। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है आपसे, देखिए ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो बताती है किसके बारे में, सरफेसेस का नेचर बताती है कि कैसा नेचर हो सकता है सरफेसेस का, अलग अलग सरफेस, लिक्विड्स का है, सॉलिड का सरफेस अलग अलग होता है, तो अलग अलग नेचर होगा उनका, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा ऐसे फिनोमिना जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर हो सकते हैं या इंटरफेस हो सकते हैं। अब ये इंटरफेस क्या है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है, और ये उसका बल्क है, तो ये जो सरफेस है और ये जो बल्क है इसके बीच में एक बिल्कुल पतली सी इमेजिनरी बाउंड्री हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बल्क फेज के साथ और सरफेस पार्टिकल के बीच में जो ये इमेजिनरी बाउंड्री आपकी है, उस इमेजिनरी बाउंड्री को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस बोल सकते हैं। या अगर दो सब्सटेंस के सरफेस आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनके बीच की जो वो स्पेस है, वो जो बाउंड्री है जहां वो दोनों टच कर रहे हैं, वो भी क्या होती है हमारी, वो भी इंटरफेस हो सकती है। क्योंकि देखिए इस सब्सटेंस का ये बल्क हो गया और इस सब्सटेंस का ये बल्क हो गया, तो दोनों के सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो जो कांटेक्ट में आ रहे हैं आपके उस एरिया को क्या बोल रहे हैं, उसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं। तो दो सरफेसेस के कांटेक्ट पे आने पे जो फिनोमिना हो सकते हैं, या एक ही सब्सटेंस के सरफेस पे जो फिनोमिना हो सकते हैं एज कंपेयर टू बल्क, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं भाई हमारे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से कंसेप्ट है हो सकते हैं जो सरफेस पे हो सकते हैं, जैसे एडजॉर्प्शन हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक है आपका, चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। इसके अलावा कोलोइडल सॉल्यूशंस हमने पढ़े हैं, ठीक है, 9th में पढ़े थे, हमने सुना था नाम इनका, कोलोइडल सॉल्यूशंस का। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, जैसे कैटालिसिस है, कैटालिसिस के अंदर, कैटालिसिस को भी हम सरफेस केमिस्ट्री की हेल्प से समझेंगे। इसके अलावा और भी ये कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज का घुलना लिक्विड के अंदर, सॉलिड का घुलना डिसोल्यूशन, या वापिस बनना क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये भी सरफेस फिनोमिना में आते हैं। ओके, तो बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं आपके जो आपके, और कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कोरोजन के बारे में, वो भी सरफेस पे हो रहा था, है ना, किसी मेटल के सरफेस के ऊपर हो रहा था ना, तो वो भी कैसा कंसेप्ट हो गया आपका, सरफेस फिनोमिना हो गया आपका एक। तो बहुत सारे फिनोमिना हमारे आसपास ऐसे होते हैं भाई जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होते हैं, खासकर सॉलिड और लिक्विड के, गैसेस के नहीं, क्योंकि दो गैसेस के सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं सकते हैं, वो तो आपस में मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो गैसेस के केस में हम कभी भी सरफेस फिनोमिना नहीं पढ़ते हैं। हम मोस्टली जो सब्सटेंस कंसीडर करते हैं वो या तो हम सॉलिड कंसीडर करते हैं या हम लिक्विड कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनके सरफेस ही आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं। गैसेस तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल आसानी से घुल जाती हैं और उस वजह से वो कोई कंसेप्ट जो है यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं भाई जो इस चैप्टर में आपको डिस्कस करने हैं बहुत अच्छे से, इनको नोट कर लीजिएगा, एडजॉर्प्शन, कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड
कैटालिसिस। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन 3 कंसेप्ट से ही पढ़ते हैं। ये मैंने कुछ आपको अदर एग्जांपल्स दिए थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं और उसके बाद आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है आपका? वो टॉपिक आपका है एडजॉर्प्शन। ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ही आसान सा और बहुत छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का है और वो है एडजॉर्प्शन। बहुत से क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता है। बहुत नया वर्ड है आपके लिए, शायद अब तक आपने इस वर्ड को नहीं सुना होगा। एडजॉर्प्शन को आपने एब्जॉर्प्शन सुना होगा, एडजॉर्प्शन नहीं सुना होगा। तो पहले एडजॉर्प्शन को समझते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन में और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, आपने एब्जॉर्प्शन वर्ड तो सुना होगा बट आपने कभी एडजॉर्प्शन वर्ड को शायद नहीं सुना हो, आपने जितने भी आपने स्टडी की है अभी तक। तो कोशिश करते हैं कि आज आपको एडजॉर्प्शन समझाएं अच्छे से पहले, फिर दोनों में क्या फर्क हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में। ठीक है, चलिए तो मैं एग्जांपल देता हूं इसका। हालांकि वो एडजॉर्प्शन का सही एग्जांपल नहीं है बट फिर भी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में बिठाने के लिए कि एडजॉर्प्शन क्या होता है वो कोशिश कर रहा हूं। इसको हम एग्जांपल नहीं लिख सकते हैं अभी एडजॉर्प्शन का, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन, बट वो कुछ कुछ ऐसा आपको एहसास दिलवाएगा, फील करवाएगा ऐसा ऐसा कि हाँ एडजॉर्प्शन में भी ऐसा ही होता है। क्लियर? चलिए, तो होता क्या है, देखिए आपने बारिश के टाइम पर देखा होगा, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है, बारिश की बूंदे जो हैं वो पेड़ों के पत्तों पर पड़ी रहती है ना। अगर हम पेड़ों को ना हिलाएं, पत्तों को ना हिलाएं तो बारिश की बूंदे जो हैं वो उसके ऊपर पड़ी रहती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो बूंदे उसके अंदर जा रही हैं ना उससे अलग हो रही हैं, वो सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर पड़ी है। पत्ते का जो सरफेस है वो बारिश की बूंदे उस पत्ते के सरफेस पे पड़ी है। मैं नहीं कह रहा भाई इट इज एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन, बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको एडजॉर्प्शन का मतलब समझ में आ जाए कि एडजॉर्प्शन में एक्चुअल में होता क्या है। कुछ ऐसा ही ऐसा एडजॉर्प्शन में भी होता है जैसा मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस पानी की बूंदों को क्या कीजिए आप, पानी की जो बूंद आपकी हैं वो पेड़ों के पत्तों पर क्या है, पड़ी हुई है। ना तो वो पत्ते के अंदर जा रही है और ना वो पत्ते से अलग हो रही है जब तक पत्ता नहीं हिला रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो सरफेस कौन से, एक तो पत्ते का सरफेस, लीव का सरफेस, और एक आपका जो वाटर है उसका सरफेस, दोनों कांटेक्ट में आ गए, दोनों के इंटरफेस बन गया है ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, उस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। मतलब एडजॉर्प्शन में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि एक सब्सटेंस के सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, या दूसरे सब्सटेंस को, हाँ पार्टिकल ही बोलेंगे हम, कि दूसरे सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो आकर उस पर पहले तो अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, अब ये कुछ पार्टिकल्स है जो यहाँ घूम रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे, अरे वाह यहाँ तो खाली जगह पड़ी है, तो चलो यहाँ चलते हैं, थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो लालच में फंस जाते हैं और लालच में आके वो क्या करते हैं, लो भाई यहाँ आराम करते हैं, तो वो यहाँ आराम करने बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ आराम करने बैठ गए। लेकिन जैसे ही वो आराम करने बैठ गए उसके बाद जब उनका आराम पूरा हो गया तो वापिस नहीं जा पा रहे हैं, वो यहीं रह गए, यहीं चिपक के रह गए। तो दो बातें हो रही हैं, एक कि किसी पार्टिकल का सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होने के बाद वो वहीं चिपक के रह गए, उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो बात समझ में आ गई क्या है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना और उसके बाद वहीं पर रुक जाना, जिसको बोलते हैं रिटेन करना। ठीक है, अट्रैक्ट होना और रिटेन करना, उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, उस कंसेप्ट को हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग। दो बातें हो रही हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, अट्रैक्टिंग, फिर क्या हो रहा है, रिटेनिंग, रुक जाना। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द molecules of a substance at the surface of a solid or liquid is called adsorption। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात, आई थिंक तो आसान होगी बेसिकली। ठीक है, देखिए क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। वो सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है भाई, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है।
जो जिसके पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे वो आपका कुछ भी नेचर का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन जिसके सरफेस पे अट्रैक्ट होंगे वो आपका सिर्फ या तो सॉलिड होगा या सिर्फ लिक्विड होगा, वो गैस नहीं हो सकता है। नॉर्मल सी बात है, गैस के सरफेस पर सॉलिड या लिक्विड नहीं आ सकते हैं बहुत इजीली, या दो गैसेस तो कभी भी आपस में नहीं आ सकती हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दो गैसेस कभी भी एक दूसरे पर अट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। हाँ, गैस सॉलिड पर हो सकती है, गैस लिक्विड पर हो सकती है, ठीक है, या लिक्विड और सॉलिड गैस पर भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन दो गैस कभी भी आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्ट या रिटेन नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, सरफेस जो हम लेते हैं वो सॉलिड या लिक्विड ही लेते हैं। अट्रैक्ट होने वाला कोई भी हो सकता है, आपका गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये कोई सॉलिड सरफेस मेरे पास है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर जो ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं, मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल घूम रहे हैं गैस के इस तरीके से, तो पार्टिकल करते हैं, पार्टिकल आपके इसके सरफेस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे तो अट्रैक्ट होने की वजह से यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा होंगे, सरफेस पे होंगे ना, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि इन पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज्यादा है, लेकिन बल्क में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। एडजॉर्प्शन की वजह से क्या हो गया, एडजॉर्प्शन की वजह से इन पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज्यादा है, लेकिन बल्क में बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि एडजॉर्प्शन रिजल्ट्स, एडजॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, एडजॉर्प्शन रिजल्ट्स या रिजल्टिंग द हायर कंसंट्रेशन of the molecule on the surface then in the bulk, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई एडजॉर्प्शन की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होना और फिर वहीं पर रुक जाना, रिटेन करना वहीं पर, उसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए ये कुछ आप सॉल्यूशन जैसे समझ सकते हैं, सॉल्यूट को घोल रहे हैं, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हैं, ऐसे एक चीज आ रही है दूसरे के ऊपर बैठ रही है आके, है ना। तो दो बातें इसके अंदर होती है भाई, एक तो देखिए वो चीज है जो एडजॉर्ब हो रही है, और एक वो चीज है जो एडजॉर्ब कर रही है। दो तरह के सब्सटेंस हमारे पास है, एक तो वो सब्सटेंस हमारे पास है जो कि एडजॉर्ब हो रहा है, और दूसरा सब्सटेंस हमारे पास वो है जो कि एडजॉर्ब कर रहा है। तो एडजॉर्ब होने वाले को क्या कहेंगे और एडजॉर्ब करने वाले को क्या कहेंगे, ठीक है। तो दो टर्म्स हम यहां से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक तो हमारे पास यहां से टर्म्स निकलती है एडजोबेट, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या पढ़ती है एडजोबेंट। जैसे सोल्यूट और सोलवेंट होता है ना, वैसे ही एडजोबेट और एडजोबेंट होता है, ठीक है। तो एडजोबेट क्या होता है, द सब्सटेंस that get which get कर लीजिए which get adsorbed on the solid or liquid surface, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, is called adsorbate, is called एडजोबेट, ठीक है, समझ में आ गया। तो एडजोबेंट क्या होगा, एडजोबेंट क्या होगा, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच द सॉलिड द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, ठीक है, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम एडजोबेंट कहेंगे। तो एडजॉर्प्शन करवाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हमारे पास एडजोबेट होना चाहिए और एक हमारे पास एडजोबेंट होना चाहिए। एडजोबेंट वो सॉलिड या लिक्विड सरफेस होगा जो कि एडजॉर्प्शन करवाएगा, मतलब जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होगा, और जिसका एडजॉर्प्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम एडजोबेट कहेंगे। तो आई होप आपको ये एडजोबेंट और एडजोबेट की डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से
समझ में आ गई होगी। ओके, अच्छा अब देखिए, अगर मैं किसी तरीके से मान लीजिए सरफेस हमारा सॉलिड का है और इसके ऊपर ये पार्टिकल्स पड़े हैं, अगर मैं किसी तरीके से इन पार्टिकल्स को यहां से हटा दूं, मतलब उल्टा कर दूं ना, कि पार्टिकल्स को यहां से रिमूव कर दूं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं या तो बाय हीट, गर्म करके, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, गर्म करने से इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों के बीच का, वो टूट जाता है। तो या तो हीट करने से ऐसा होता है, या कई बार प्रेशर चेंज करने से भी ऐसा हो जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से भी ऐसा होता है कि पार्टिकल जो आपके हैं वो यहां से अलग हो जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है बिल्कुल उल्टी है। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और जो दूसरी प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सरफेस से पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहे हैं रिमूव, वो उसको हम कर रहे हैं रिमूव, या तो हीटिंग करके इसको रिमूव करेंगे, या फिर किसी तरह का प्रेशर में चेंज करके, गैसेस हैं तो प्रेशर का भी यूज कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम डिजॉर्प्शन बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिजॉर्प्शन। ठीक है, तो डिजॉर्प्शन के डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो कि द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। ओके, द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि द रिमूवल ऑफ एडजोबेट फ्रॉम एडजोबेंट। ठीक है, द रिमूवल ऑफ एडजोबेट फ्रॉम एडजोबेंट बाय अप्लाइंग हीट या बाय हीटिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो कई बार आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन बिल्कुल एडजॉर्प्शन का अपोजिट होता है। द रिमूवल ऑफ एडजोबेट फ्रॉम द एडजोबेंट बाय हीटिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड द डिजॉर्प्शन। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, अगर मैं एक जनरल सा केस लूं, आपसे एक डेफिनेशन और पूछ लेते हैं। वो क्या पूछते हैं आपसे, वो पूछते हैं आपसे अकल्जन क्या होता है। अकल्जन एक वर्ड आपके लिए बार बार वो यूज करता है, और उस वर्ड का नाम होता है अकल्जन। दिस इज अकल्जन। अब ये अकल्जन क्या है, बहुत आसान सा उसकी डेफिनेशन होती है अकल्जन की, कि अगर हमारा एडजोबेंट जो है, इफ द एडजोबेंट इज मेटल, इफ द एडजोबेंट is metal and adsobate is gas। ठीक है, अगर हमारा एडजोबेंट जो है वो मेटल है और हमारा जो एडजोबेट है वो गैस है, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, या देन द एडजॉर्प्शन कॉल्ड, देन दिस काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे, अकल्जन कहेंगे। ठीक है, कोई भी हो सकता है मेटल ऐसा, अगर वो किसी गैस को एडजॉर्ब कर सकता है तो उसको हम अकल्जन बोलते हैं। जैसे हमने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पढ़े थे 9th 11th क्लास के अंदर, इन द एस ब्लॉक के अंदर, सॉरी एस या पी ब्लॉक, एस ब्लॉक सॉरी हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर पढ़े थे हमने। तो हाइड्रोजन चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन कई तरह से हाइड्राइड्स बनाता है, उसमें से मैंने आपको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी पढ़े होंगे आपने। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो मेटल्स की जो वॉइड्स होती हैं, जो हम सॉलिड में पढ़ के आए हैं भाई, जैसे इस तरीके से मान लीजिए मेटल का ये एरिया था, ये जो वॉइड्स है यहाँ पे, इस वॉइड्स पे क्या कोई गैस आके फिट हो जाती है। ठीक है ना, इन वॉइड्स में क्या होता है, इन वॉइड्स में आके कोई ना कोई गैस जो है वो आके यहाँ पर फिट हो जाती है। तो वो जो प्रोसेस हो रही है वो एक्चुअल में एडजॉर्प्शन ही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अकल्जन बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये वाली। तो ये आई थिंक आपको डेफिनेशंस को समझ में आए होंगे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है, अकल्जन क्या होता है, एडजोबेट क्या होता है, एडजोबेंट क्या होता है, वो बातें सब आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा हम और क्या समझ सकते हैं, या एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एडजॉर्प्शन के। देखिए एग्जाम्पल ये होते हैं, जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल के अंदर हम चीनी शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो उसको साफ करना होता है। तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल चारकोल यूज करते हैं, जो उसके कलर को, चीनी जब बनती है उस टाइम व्हाइट नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसके व्हाइट कलर, उसके येलो से कलर की होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें चारकोल डाल देते हैं। वो चारकोल क्या करता है, उसके सारे के सारे कलर को एडजॉर्ब कर लेता है। चीनी क्या होती है, बिल्कुल कलरलेस सफेद हो जाती है। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। इसके अलावा चारकोल जो होता है वही बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट बन सकता है हमारा। चारकोल बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे दिखाता है हमें। इसके अलावा चारकोल क्या करता है, चारकोल हमारा
जो वाटर है, ठीक है ना, वाटर वेपर्स है, उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर्स को भी। तो बहुत सा एग्जांपल हमें आसपास देखने, कलर है, कोई किसी कलर को तो चारकोल बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई गैस है, किसी गैस को भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे आसपास देखने को हमें ऐसे मिल सकते हैं जहां पर हम ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टॉपिक अभी हमें और क्या करना है। तो हमने एड्जॉर्प्शन का आज इंट्रोडक्शन ले लिया थोड़ा सा कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, डेफिनेशंस वगैरह सब हमने सीख ली अच्छे से। और अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क होता है, वो फर्क आपको अभी जो है समझाने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि एब्जॉर्प्शन में एक एग्जांपल देता हूं आपको एब्जॉर्प्शन का। स्पंज देखा होगा आपने, स्पंज क्या करता है, स्पंज पानी को सोख लेता है, सारे पानी को सोख लेता है, सोखने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन करना। यानी उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो पानी के पार्टिकल्स है वो सरफेस भी है और उसके अंदर भी है, दोनों तरफ है ना, ऊपर सरफेस पे भी है उसके और अंदर बल्क में भी है उसके। तो एब्जॉर्प्शन तो वो होता है कि जिसमें किसी मॉलिक्यूल, किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपके कहां पर प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है उसके सरफेस पे, फिर उसके बल्क में भी यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम है, यूनिफॉर्मली हर जगह इक्वली प्रेजेंट है वो, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं, इन दिस फिनोमिना molecules are present uniformly in the bulk as well as on the surface। ठीक है, लेकिन यहां क्या होता है, यहां पर पार्टिकल सिर्फ इन दिस केस molecules are present at higher concentration on surface than bulk। ठीक है, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, दोनों जगह आपका पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे ज्यादा होते हैं। एब्जॉर्प्शन की जो स्पीड है भाई, ये जो है वो आपका सेम, हमेशा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेम स्पीड से होगा, पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन सेम स्पीड से होता रहेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस विद यूनिफॉर्म स्पीड। जितनी स्पीड एब्जॉर्ब करने की स्टार्टिंग में होगी किसी सब्सटेंस को, उतनी ही स्पीड लास्ट तक रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी स्पीड क्या रहती है, आपकी यूनिफॉर्म रहती है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में सरफेस खाली होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका सरफेस भरता जाएगा तो नए पार्टिकल्स को आने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसकी स्पीड जो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद टाइम, स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद टाइम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एब्जॉर्प्शन की जो स्पीड है वो टाइम के साथ डिक्रीज करती है। क्यों करती है, रीजन मैं आपको समझा दिया, वो इसलिए करती है क्योंकि टाइम के साथ साथ सरफेस जो भरता जाता है, सरफेस भरते जाने की वजह से पार्टिकल्स, जो नए पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको जगह ढूंढनी पड़ती है और जगह ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इसलिए नॉर्मल सी बात है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर क्या है, यहां पर जो कंसंट्रेशन आपकी है वो मैं बता चुका हूं कि इस केस में कंसंट्रेशन आपकी हर जगह यूनिफॉर्म रहेगी। यहां पर जो कंसंट्रेशन आपकी है वो सरफेस पे ज्यादा रहेगी और बल्क में कम रहेगी। हाँ, कुछ जगह ऐसा भी होता है जहां पर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। ठीक है, एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं जॉर्प्शन। तो कई बार आपसे 1 मार्क्स में बोलते हैं जॉर्प्शन क्या होता है। तो जॉर्प्शन क्या होता है, जहां पर दोनों, यहां से मैंने देखिए ऐड, यहां से ये भी हटा दिया, ए बी भी हटा दिया और एडी भी हटा दिया, सिर्फ क्या बच गया, जॉर्प्शन बच गया। तो जहां पर दोनों हो रहे हो, एब्जॉर्प्शन भी और एड्जॉर्प्शन भी, तो वहां उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, उसको जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, बोथ टेक प्लेस, बोथ क्या, दैट इज एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, पढ़ने में मजा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कुछ।
तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कैमेरा के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।